प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली हम लोग अब दूसरी क्लास में आ चुके हैं, यानी कि अर्थशास्त्र का जो थर्ड चैप्टर है उसका दूसरा क्लास। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है ना? तो कल हम लोग मुद्रा के बारे में आधा लगभग पढ़ लिए थे, यानी कि हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली तक पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है ना? पिछली क्लास में हमने आपको मुद्रा के बारे में बताया प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताया था। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का कौन कौन सा कठिनाई था। यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो व्यक्तियों को कौन कौन सा समस्या फेस करना पड़ रहा था। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति को बहुत सारा समस्या था और उन सभी समस्याओं के बारे में हम आपको कल बताए थे। ठीक है ना? उन सभी समस्याओं के बारे में हम आपको कल बताए थे। आज से हम लोगों को पढ़ना है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली तो हो गया था कि भाई वस्तु से वस्तु का लेन देन, उसमें बहुत तरह का दिक्कत आ रहा था, व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था। इसलिए अब लोगों ने सोचा कि अब किसी भी तरीके से आविष्कार किया जाए मुद्रा का। ठीक है ना? अब किसी भी तरीके से कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे कि हमारी समस्याओं को खत्म किया जा सके। ठीक है ना? जिससे कि हमारी समस्याओं को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो लोगों ने मुद्रा बनाने का भी ये विचार किया। लोगों ने कहा कि तो भाई इसका एक उपाय है कि मुद्रा बनाया जाए। ठीक है ना? लोगों ने कहा कि क्या बनाया जाए, मुद्रा बनाया जाए। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मुद्रा का विकास हुआ तो कैसे हुआ। क्या वस्तु विनिमय प्रणाली से एकाएक सिक्का बन गया, एकाएक नोट बन गया? कैसे बना? मुद्रा का विकास कैसे हुआ? हम लोग ना सबसे पहले आज यही समझेंगे। ठीक है ना? मुद्रा का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले आज हम लोग यही समझेंगे। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आखिर मुद्रा विनिमय प्रणाली है क्या, यानी कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली है क्या। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो बाबू सबसे पहले अगर हम बात करें मौद्रिक विनिमय प्रणाली का, तो परीक्षा में सवाल भी आता है। 2020 में एक बार सवाल आया था कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है ना? मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। तो अगर सवाल ये आ जाए कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, तो आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसका आविष्कार वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को खत्म करने के लिए हुआ था। ठीक है ना? यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्या हम लोगों के पास था, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्या हम लोगों का था, उस समस्या को खत्म करने के लिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली का आविष्कार हुआ। ठीक है ना? मौद्रिक विनिमय प्रणाली का आविष्कार हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को खत्म करने के लिए। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या हुआ कि भाई हम लोगों को वस्तु से वस्तु का लेन देन करना नहीं होता था, अब वस्तु और मुद्रा का लेन देन होता था। यानी कि वस्तु दीजिए और बदले में मुद्रा लीजिए, यानी कि रुपया लीजिए और वस्तु दीजिए, यही वाला बात ना है। लेकिन डायरेक्ट रुपया का आविष्कार नहीं हुआ। हम आपको बताएंगे कि कैसे सबसे पहले कोई वस्तु का मुद्रा के रूप में रखा गया, फिर ऐसे ही कोई धातु रखा गया, धीरे धीरे करके सिक्का का आविष्कार हुआ। सिक्का भी पहले जैसा तैसा होता था, पूरा गोल नहीं होता था, फिर धीरे धीरे गोल सिक्का बना। फिर सब बड़े बड़े राजा महाराजा हुए तो राजा महाराजाओं ने अपना अपना सिक्का चलाया जिस पर अपना अपना फोटो लगवाया। इस तरीके से करके धीरे धीरे सिक्का का आविष्कार हुआ और फिर धीरे धीरे जाकर के नोट का आविष्कार हुआ। ठीक है ना? तो ये सब तो हम लोग बाबू समझ में करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां पे आता है जरूर कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सॉरी मौद्रिक विनिमय प्रणाली है क्या। ठीक है ना? परीक्षा में ये सवाल आता है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली की परिभाषा लिखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को अगर मौद्रिक विनिमय प्रणाली का परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे। अगर मौद्रिक विनिमय प्रणाली का परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। ये तो हम आपको फोटो समझने के लिए दे दिए हैं, फोटो को परीक्षा में नहीं लिखना है। परीक्षा में फोटो नहीं बनाना है पैसा का। ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबू, चलिए। तो ये ना ध्यान रखिएगा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का आविष्कार क्यों हुआ? तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली का आविष्कार हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। यानी कि जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली आ गया तो फिर विनिमय का कार्य, विनिमय कहने का मतलब लेन देन, खरीद बिक्री का जो कार्य होने लगा वो किससे होने लगा? मुद्रा से। जो काम पहले वस्तु से वस्तु का हो रहा था, यानी कि वस्तु से वस्तु का अदला बदली करके हो रहा था, अब वो काम जो है वो कैसे होने लगा? अब वो काम मुद्रा की सहायता से होने लग गया था। ठीक है ना? इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। यानी कि देखो बाबू, पहले क्या होता था?
वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था कि अगर हमको गेहूं का जरूरत है, हमारे पास पहले से चावल है, तो हम वैसे व्यक्तियों को खोजते थे, वैसे व्यक्ति की तलाश करते थे जो हमारा चावल ले ले और बदले में क्या दे दे? गेहूं दे दे। ठीक है ना, जो हमारा चावल ले ले और बदले में गेहूं दे दे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते थे कि नहीं देखते थे? देखते थे। तो प्यारे बच्चों, मौद्रिक विनिमय प्रणाली उस चीज को खत्म कर दिया। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या हो गया कि हमको वैसे व्यक्तियों को नहीं खोजना पड़ेगा जो चावल ले ले और गेहूं दे दे। ना भाई, हम सीधे मुद्रा लेकर के जाएंगे दुकानदार के पास, दुकानदार हमको सामान क्या करेगा? दे देगा। ठीक है ना, यानी कि हम किसी भी वस्तु को मुद्रा के जरिए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसमें विनिमय का माध्यम यानी कि भाई आप हमें कोई सामान दे रहे हैं तो बदले में आप हमसे मुद्रा ले रहे हैं, तो बदले में मुद्रा ले रहे हैं, यानी कि विनिमय का कार्य कौन कर रहा है? विनिमय का कार्य मुद्रा कर रहा है। और इसलिए चूंकि विनिमय का कार्य मुद्रा कर रहा है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, भाई थर्ड चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, फिजिक्स का ना थर्ड चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, उसमें हम केमिस्ट्री का 2 चैप्टर लगातार आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना, जो केमिस्ट्री का दोनों चैप्टर है ना, वो दोनों चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे। बस अब की बार खत्म हो जाने दीजिए फिजिक्स। अगर आपको लग रहा है कि पहले केमिस्ट्री हो जाना चाहिए तो मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा बाबू। ठीक है ना, बच्चे कह रहे हैं कि सर आप केमिस्ट्री को भूल गए हैं क्या, दूसरा चैप्टर कब होगा? बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो कल या परसों में ही केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो ये आप लोग समझ गए ना, मौद्रिक विनिमय प्रणाली तो आप लोग समझ गए। मौद्रिक विनिमय प्रणाली तो आप लोगों ने समझ गया बाबू कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, बता दीजिए। चलिए, क्लियर है ना? हाँ, अच्छा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली को लेकर के भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों का मतभेद है, लेकिन उस मतभेद को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अलग अलग अर्थशास्त्रियों में मतभेद है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली से कहते हैं, कुछ ने मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अलग अलग परिभाषा दिया है। तो भाई सब लोग आते हैं अपना अपना अलग अलग परिभाषा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से वही परिभाषा याद रखेंगे जो परिभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अलग अलग देश का मुद्रा भी अलग अलग है, आपको ये पता है कि नहीं है? अलग अलग देश का मुद्रा भी क्या है? अलग अलग है। प्यारे बच्चों, जैसे भारत में रुपया चलता है, आप अमेरिका चले जाइए, वहां पे क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। पाकिस्तान चले जाइए, वहां पर भी रुपया चलता है। देखो बाबू, एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में भी रुपया चलता है और पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, लेकिन भारत का लगभग लगभग 2.8 गुना ज्यादा ये पाकिस्तानी रुपया से ज्यादा वैल्यू है भारतीय रुपया का। अगर आप भारत का 1000 रुपया लेकर के जाएंगे तो पाकिस्तान में ना उस 1000 का वैल्यू 2800 के आसपास होता है। ठीक है ना, जिस तरीके से आप अगर अमेरिका का $1 भारत में लाते हैं, अमेरिका का $1 अगर आप भारत में लाते हैं तो आपको लगभग लगभग 85-86 रुपया हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का $1 का मूल्य जो है ना वो लगभग भारतीय रुपयों में तुलना किया जाए तो 85-86 रुपया है। उसी प्रकार से भारतीय रुपया का मूल्य जो है वो पाकिस्तानी रुपये में लगभग लगभग 2.8 गुना ज्यादा, यानी कह सकते हैं अगर 1000 का 2800 वहां पर दे देगा। नेपाली रुपया से भी ज्यादा भारतीय रुपया का है। भारत में अगर भारत का अगर 100 रुपया लेकर के जाएंगे नेपाल ना, तो नेपाल में आपको ज्यादा रुपया देगा, 160 170 इस तरीके से करके आपको रुपया देगा। तो भारतीय रुपया का भी महत्व अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से थोड़ा सा ज्यादा है। तो कुछ लिस्ट हम आपको दे देते हैं, क्योंकि परीक्षा में ना कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भाई बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, ईरान का मुद्रा क्या है, इराक का मुद्रा क्या है। तो मुद्रा के बारे में ना परिभाषा जो है वो परीक्षा में आते रहता है। ठीक है ना, मुद्रा के बारे में परिभाषा जो है वो परीक्षा में आते रहता है कि मुद्रा के बारे में बताइए भाई, सिंगापुर की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए ना कि रूस की मुद्रा क्या है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो आप ना बाबू याद रखिएगा उसको। ठीक है, तो हम आपको लिस्ट दे दे रहे हैं, ये लिस्ट ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर? आप ना जरा ध्यान रखिएगा, भारत का जो रुपया है, ठीक है ना, भारत में तो बाबू क्या चलता है? भारत में तो रुपया चलता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। भारत में सब लोग रुपया बोलते हैं। पाकिस्तान में चल जाइएगा तो उधर पाकिस्तान में भी सब क्या बोलते हैं? रुपया ही बोलते हैं। और अगर आप नेपाल में चले जाइएगा तो नेपाल में भी लोग रुपया ही बोलते हैं। भारत में भी रुपया बोलेंगे, पाकिस्तान में भी रुपया बोलेंगे और नेपाल में भी रुपया बोलेंगे। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भारतीय रुपया जो है वही रुपया पाकिस्तान में चलेगा, वही रुपया नेपाल में चलेगा। नहीं, भारत का नोट अलग होता है, पाकिस्तान का नोट अलग होता है और नेपाल का नोट जो है वो अलग होता है। जैसे भारत के नोट पे महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ रहता है, देखते हैं ना, भारतीय नोट पे किसका फोटो रहता है? महात्मा गांधी का फोटो रहता है। अगर आप ये पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तानी रुपयों पर आपको मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो पाकिस्तानी रुपया में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि वहां का करेंसी अलग है। उसी प्रकार से नेपाल चले जाइए तो नेपाल का करेंसी अलग है, वहां का नोट जो होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है, लेकिन बोलते हैं सबको रुपया ही। भारत के
ये भारत का जो करेंसी है उसको भी रुपया बोलेंगे, पाकिस्तान का जो करेंसी है उसको भी रुपया बोलेंगे, और नेपाल का जो करेंसी है उसको भी रुपया बोलेंगे। बोलते हैं सबको रुपया ही, ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बांग्लादेश में चलता है टका। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो बताइएगा टका। ठीक है ना, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो बता दीजिएगा टका। ठीक है ना। अमेरिका में, अभी हम आपको बताएं, अमेरिका में डॉलर चलता है। इंग्लैंड में चले जाइए तो पाउंड चलता है। क्या चलता है? पाउंड। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड, 10 पाउंड, इस तरीके से पाउंड चलता है। रूस में जाइएगा तो रूस में चलता है रूबल। रूस में क्या होता है? रूबल, ध्यान रखिएगा। सिंगापुर में भी डॉलर। तो बाबू याद रखना, एक हम याद किए हैं अमेरिका में डॉलर, और दूसरा याद किए हैं सिंगापुर में डॉलर। अफगानिस्तान में चले जाएं तो अफगानिस्तान में चलता है अफगानी। अफगानिस्तान में अफगानी। और जो ईरान है तो ईरान में चलता है रियाल, और इराक में चलता है दिनार। तो कुल मिलाकर के इतना आप लोग याद रखिएगा। 10-11 देश का करेंसी हम आपको बता दिए। दुनिया में लगभग 195 से प्लस देश है, या फिर लगभग 195 देश है। सब जगह का करेंसी अलग अलग है, लेकिन परीक्षा में ज्यादा नहीं पूछता है, सब देश के बारे में नहीं पूछता है। अगर ये 10-11 याद कर लेंगे ना तो फिर 10-11 में से ही आपकी परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, यही 10-11 में से ना परीक्षा में आता है, तो आप लोग ना बस ये 10-11 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर? ये 10-11 बस अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि ये आपका 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये आपका ना 11 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ईरान का मुद्रा क्या है, तो बताइएगा ईरान का मुद्रा रियाल है। पूछ देगा कि इराक का मुद्रा क्या है, तो इराक का मुद्रा दिनार है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ बताते रहना है। ठीक है ना। देखिए बाबू, अब हम लोग ना एक चीज समझेंगे यहाँ के बाद। अब हम लोग ना यहाँ के बाद एक चीज समझेंगे कि आखिर मुद्रा का जब आविष्कार हुआ तो क्या फायदा हुआ, यानी कि मुद्रा कौन सा काम करती है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे मुद्रा के कार्य। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? मुद्रा के कार्य। अच्छा, मुद्रा कौन कौन सा काम करती है? आप कहेंगे कि सर आदमी थोड़ी ना कोई काम करता है। सब काम तो मुद्रे करता है, सब काम तो रुपये करता है। आदमी कोई काम करता है जी? आदमी कोई काम नहीं करता है। सब काम रुपया करता है और रुपया ही करवाता है। सब रुपया का महत्व है। ठीक है ना। आदमी तो खाली एक बस जरिया है, असली पावर तो रुपया में है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि पावर सबसे ज्यादा रुपया में है। एक बात ध्यान रखना बाबू, लोग अब दुनिया में 2 ही चीज के पीछे भागते हैं, पैसा और पावर। ठीक है ना। दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं वो 2 चीज के पीछे भागते हैं। हमारे पास खूब पैसा होना चाहिए और पावर भी थोड़ा होना चाहिए, ताकि दुनिया में थोड़ा सा कोई बोले ना। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, ठीक है ना, तो पावर अपने आप आ जाएगा। पैसा एक ऐसा चीज है जो कहता है कि अगर हम आ गए तो पावर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास 10 आदमी हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 10 आदमी आपके पास से हट जाएगा। ठीक है ना। तो दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व पैसा का है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि मन से पढ़ाई करिए, पढ़िए, लिखिए, बिजनेस ही करिए। ठीक है ना। बिजनेस ही करिए, पैसा खूब कमाइए। पैसा खूब कमाइए बाबू, पैसा कमाने में पीछे मत हटिए। दुनिया में ना पैसा का महत्व है, समझ गए ना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, खूब पैसा कमाइए। नौकरी करिएगा तो खूब पैसा नहीं कमा पाइएगा। खूब पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। बिजनेसमैन का देखते हैं सबसे ज्यादा पैसा होता है। भारत का सबसे अमीर आदमी कोई कभी सुने हैं कि नौकरी वाला आदमी सबसे ज्यादा अमीर हो गया? सरकारी नौकरी करता था, भारत का सबसे अमीर आदमी है। अगर जिस दिन ऐसा हल्ला हुआ ना, उसके घर पे रेड पड़ जाएगा। अरे तू नौकरी करता था, तू अमीर आदमी कैसे बन गया? देखते हैं जो नौकरी करने वाला आदमी होता है, उसके घर से अगर 1-2 करोड़ रुपया मिल जाए तो उस पर भी जांच बैठ जाता है। नौकरी करने वाला आदमी जिसका सैलरी 50,000 है, 1 लाख रुपया है, चाहे 2 लाख रुपया ही क्यों न है, अगर उसके घर पे 2-4 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुरंत जांच बैठ जाएगा। एकदम इनकम टैक्स वाला के छापा पड़ जाएगा कि बताइए भाई कहां से लाए पैसा, आप तो नौकरी करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन के पास अरबों खरबों रुपया होता है, उसके पास छापा पड़ता है, उसको कोई पूछता है कि कहां से लाए पैसा? भाई उसका बिजनेस है। तो इसलिए कहते हैं कि बिजनेस पे फोकस करिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, अभी हमारा बात सुनकर के मोटिवेट ना हो जाइएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं? एक बार बताओ बाबू जल्दी से। देखिए, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत रुपया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बिजनेस ही करने लग जाए। बिजनेस करने के लिए भी रुपया चाहिए। ठीक है ना। बिजनेस जैसे मान लिया जाए कि आप एक कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं,
कोई दुकान चलाना चाहते हैं या फिर कुछ खोलना चाहते हैं, किसी भी चीज का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो पहले रुपया चाहिए ना। तो बाबू छोटा आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, वो डायरेक्ट बिजनेस अगर करेगा तो वो कहां से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेचारा गरीब आदमी तो यही सोचता है कि नौकरी लग जाए, जीवन कम से कम शांति से बीते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि चाहे जैसे भी हुई, चाहे जैसे भी हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, नौकरी करते हुए कुछ साइड बिजनेस करते हैं ताकि कुछ और पैसा आ जाए भाई, ठीक है ना। तो ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करिए, पहले पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लीजिए, नौकरी लीजिएगा, पैसा कमाइएगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, ये सब ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे ने सही कहा है कि सर बिजनेस करने के लिए पूंजी का अभाव है। बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, और बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बिहार जो है हमारा आर्थिक रूप से गरीब देश है। यहाँ के लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो क्या कर लें, कुछ काम करें। मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। जैसे देखिए, आपने बिहार के लोगों को और गुजरात के लोगों को देखेंगे ना, तो आसमान जमीन का फर्क है। अगर बिहार के लोग के पास 5 लाख रुपया है, समझिएगा जरा ध्यान से क्या होता है मानसिकता। अगर बिहार के लोगों के पास 5 लाख रुपया है, तो बिहार के लोग क्या करेंगे, उसको बैंक में रखवा देंगे, फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे कि भाई इसको फिक्स कर दीजिए, बढ़ते रहेगा। अगर 5 लाख रुपया है तो उसका कोई गहना जेवर खरीद लेंगे, ठीक है ना, कि सोना चांदी से सोना का कुछ गहना खरीद लेते हैं। या फिर अगर 5 लाख रुपया है तो कोई जमीन खरीद लेंगे कि चलो भाई कुछ जमीन खरीद लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, पैसा उनके पास रहना नहीं है। वही अगर 5 लाख रुपया किसी मारवाड़ी को दे दिया जाए, किसी ये गुजराती आदमी को दे दिया जाए, तो बहुत चांस है कि वो क्या करेगा, उस 5 लाख को बिजनेस में लगाएगा और कहेगा कि अगले 1 साल में कैसे इस 5 लाख से हम एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके, ठीक है ना। तो यही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बाबू ध्यान रखिएगा, मुद्रा का आविष्कार होना पृथ्वीवासियों के लिए एक वरदान के मतलब कह सकते हैं कि एक वरदान के रूप में है। भाई मुद्रा का आविष्कार हुआ, सब लोगों का जीवन एकदम आसान हो गया। देखिए, हम लोग बात करते हैं मुद्रा के कार्य पर, मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है ना। पानी पूरी का बिजनेस बहुत चलेगा, बहुत चलेगा, बहुत, हम भी डेली 2-4 को खाएंगे, ठीक है ना। पानी पूरी का बिजनेस तो बहुत चलेगा भाई, इससे बड़ा बिजनेस आपको नहीं दिखाता कुछ। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से बाबू, मुद्रा क्या कार्य करती है। जैसे बाबू पहले ना वस्तु विनिमय, मतलब विनिमय का माध्यम जो था वो वस्तु था, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। लेकिन अब जो हो गया, वो विनिमय का माध्यम कौन करने लगा, मुद्रा। यानी कि भाई कोई सामान खरीदना हो तो मुद्रा लीजिए और बदले में वस्तु दीजिए। यानी कि पहला काम, ध्यान रखिएगा, मुद्रा का सबसे पहला काम है विनिमय के माध्यम का काम, ठीक है ना। तो मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम का काम करता है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। मुद्रा क्या करता है बाबू, विनिमय के माध्यम का कार्य, मतलब लेन देन का काम मुद्रा से हो जाता है, खरीद बिक्री का काम मुद्रा से हो जाता है। ये सब काम ना मुद्रा का हो गया। दूसरा काम होता है प्यारे बच्चों, मूल्य का मापक। दूसरा काम होता है मूल्य का मापक। आप याद करिए, कल हम आपको बता रहे थे पिछली क्लास में कि पहले क्या होता था कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली था ना, तो मूल्य का मापक का अभाव था। यानी कि जैसे एक गाय हमको बेचना है और बदले में बकरी खरीदना है, तो भाई गाय के बदले में कितना बकरी लिया जाए ये कंफर्म पता ही नहीं चलता था। गाय के बदले में कितना बकरी लिया जाए ये कंफर्म हमें पता ही नहीं चलता था कि आखिरकार गाय के बदले में कितना बकरी लिया जाए। लेकिन अब तो एकदम स्पष्ट पता लगता है ना कि भाई गाय है तो कितना का है, कितना का बकरी, गाय के बदले में केगो बकरी ले, ये सब मतलब ही नहीं है कितना रुपया में गाय है। मतलब अब सीधे मूल्य लग जाता है, किसी भी वस्तु का मूल्य लग जाता है, किसी भी वस्तु का दाम तय हो जाता है। बस मुद्रा लेकर के जाते हैं और वो वस्तु हम लोग खरीद लेते हैं। यानी कि मुद्रा जो है वो मूल्य के मापक का कार्य कर देती है। तीसरा चीज प्यारे बच्चों हम लोग ये देखते हैं, आप लोगों को वस्तु विनिमय प्रणाली में बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ा समस्या होता था, उधार का समस्या। अगर किसी को उधार देना हो ना तो एक बहुत बड़ा समस्या होता था कि भाई अगर हम तुम्हें कोई वस्तु दे रहे हैं तो बदले में हमको तुरंत कोई वस्तु चाहिए। उधार वाला काम पहले नहीं होता था, ठीक है ना। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार वाला काम नहीं होता था, एकदम नगदा नगदी काम होता था। आज नगद कल उधार, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली आ जाने से उधार का समस्या बन गया। अब क्या है, आप लोगों के अगल बगल में कोई दुकान है तो आपका डेली का खाता वहां चल जाता है। जैसे बैंक में खाता खुलता है ना, आप लोग दुकानों में खाता खुलवा लेते हैं। दुकानों में वो बेचारा दुकानदार वो कॉपी रखता है, सबको लिख ले रहता है, फलना बाबू ये चीनी गया तो मसाला गया, तेल गया, हल्दी गया, सब कुछ ना बेचारा लिख के रख ले रहता है। और क्या होता है, खाता बना करके रख ले, इतना रुपया बाकी, अब जाकर के उसको देते हैं बाद में। यानी कि पहले आप वस्तु ले लिए और 10-20 दिन 1 महीना के बाद जाकर के आप उसको पैसा दे देते हैं। यानी कि विलंब से भुगतान करने का साधन मुद्रा के पास है, ठीक है ना। तो विलंबित भुगतान का भी कार्य करता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मुद्रा जो है वो विलंबित भुगतान का कार्य,
विलंबित भुगतान का कार्य, विलंबित भुगतान का कार्य करता है। यानी कि मुद्रा के माध्यम से विलंबित भुगतान जो है वो होने लग गया है। मुद्रा के माध्यम से क्या होने लगा है? विलंबित भुगतान का मान होने लग गया है, यानी कि विलंबित भुगतान का कार्य होने लग गया है। चौथा बात हम लोग देख लेते हैं। कल हम आप लोगों को बताए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में यह दिक्कत होता था, जैसे मान लिया जाए कि हम हरी सब्जी उपजाते हैं या फल की खेती करते हैं, तो भाई फल एक ऐसा चीज है, हरी सब्जी एक ऐसा चीज है कि एक लिमिट समय के लिए ही वो ताजा रहेगा, उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसको जमा करके हम लोग नहीं रख सकते थे। हरी सब्जी को लोग 2 महीना 4 महीना जमा करके रख सकता है? नहीं, मुश्किल से 1 2 दिन 3 दिन, ठीक है ना। लेकिन अब मुद्रा के आ जाने से क्या है, पहले जो आदमी बेचारा हरी सब्जी का खेती करता था, फल का खेती करता था, वो बड़ा नुकसान में जाता था। उसको वस्तु विनिमय प्रणाली में ना मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता था कि भाई फल कौन लेगा, बदले में अनाज कौन देगा, तो इस प्रकार से बड़ा समस्या होता था। अब क्या है, फल लेकर के बाजार में बैठिए, बिक जाएगा तुरंत, पैसा उसके बदले में ले लीजिए और उस पैसा को जमा भी कर लीजिए। आप उस पैसे को बैंक में जमा भी कर सकते हैं। पहले उसको जमा करके नहीं रख सकते थे, पहले आपके पास जो संपत्ति था उसको आप जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि मूल को आप ये मुद्रा को आप जमा कर सकते हैं। यानी कि जो मुद्रा है वो मूल्य संचय का कार्य भी करती है। मुद्रा जो है ना वो क्या कार्य करती है? मूल्य संचय, मूल्य के संचय का कार्य भी करती है, ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी वस्तु को जमा करके या फिर किसी भी वस्तु के बदले में रुपया आप जमा कर लीजिए, ठीक है ना, जब मन करेगा तब आप उसको खरीद लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और समस्या था। अगर मान लिया जाए कि हम बिहार से परमानेंटली शिफ्ट होने जा रहे हैं, कहां? मुंबई। हम बिहार से मुंबई रहना चाहते हैं, तो बिहार में जो हमारा संपत्ति है, घर द्वार, जो खेतीबाड़ी है, वो सब क्या करना था? छोड़ करके जाना होता था, क्योंकि कोई लेता नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अब हो गया है कि अगर हमको बिहार छोड़ करके मुंबई जाना है, तो बिहार में हमारा जितना संपत्ति है उसको क्या करेंगे? बेच देंगे, और उसको बेच करके उसके बदले में रुपया ले लेंगे और जाकर के फिर मुंबई में हम खरीद लेंगे कोई संपत्ति, ठीक है ना। यानी कि अब क्या हो गया, खरीदने वाला जो शक्ति है, जो क्रय शक्ति है, उसका हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है ना। तो बाबू मुद्रा का अगला कार्य क्या हो गया? क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में एक हो गया साख का आधार। पहले हम आपको क्या बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में उधारी वाला समस्या नहीं था, कि भाई उधार तो किसी को मिलता नहीं था, क्योंकि सब लोगों को तो जरूरत ही है। अगर गेहूं के बदले में चावल चाहिए तो भाई गेहूं लीजिए और बदले में चावल दीजिए। ऐसा थोड़ी होता था कि आज गेहूं लीजिए और अगला साल चावल दीजिए, ऐसा नहीं ना होता था, दोनों को तुरंत जरूरत होता था। वैसी स्थिति में विश्वास नहीं होता था कि भाई क्या किया जाए। अगर कभी किसी को दे भी दिए तो विश्वास नहीं रहता था कि देगा नहीं देगा। अब क्या है, मुद्रा के निकल जाने से बड़ा आसान हो गया है, एक साख बन गया है लोगों के ऊपर, एक विश्वास बन गया है। तो मुद्रा क्या है ना कि साख का भी काम करता है। मुद्रा क्या काम करता है? साख के आधार का काम करता है। तो मुद्रा जो है वो साख का आधार, मुद्रा क्या काम करता है? साख के आधार का काम करता है। यानी कि मुद्रा का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो इतने सारे कार्य आप लोग बता सकते हैं कि मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मूल्य के मापक का कार्य करती है, विलंबित भुगतान का कार्य करती है, मूल्य संचय का कार्य करती है, क्रय शक्ति के हस्तांतरण का कार्य करती है और साख के आधार के रूप में कार्य करती है। तो मूल्य जो है, ये ध्यान रखिएगा कि मुद्रा के इतने सारे कार्य हैं, ठीक है ना, मुद्रा के इतने सारे कार्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा के कार्यों को लिखें। मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा आप लोग को हम बता देते हैं। देखो बाबू, यह क्वेश्चन ना परीक्षा में 2012 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा और 2023 में भी पूछा, यानी कि यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई अगर इतना बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ हमें बाबू, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पहले आप हमें ये बता दीजिए। हस्तांतरण कहने का मतलब होता है, जैसे हम क्या बताएं, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। जैसे मतलब बिहार में हमारा कोई संपत्ति है, इसको बेच करके अगर हम कोई मुंबई में संपत्ति लेना चाहते हैं तो आप होता है ना कि एक जगह पे जमीन बेच करके दूसरे जगह पे जमीन ले लीजिए, तो उसका हस्तांतरण हुआ कि नहीं हुआ? हस्तांतरण मतलब उलट फेर कह सकते हैं, इधर से बेच दिए उधर खरीद लिए, उधर से बेच दिए उधर खरीद लिए, तो एक तरफ बेच रहे हैं दूसरी तरफ खरीद रहे हैं, तो इसको हस्तांतरण ही कहेंगे ना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना पूरा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए कि मुद्रा के कार्यों को विस्तार से बताइए, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला तो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, लिखेंगे कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है और क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का काम करती है, यानी कि बीच का काम करती है। अगर किसी चीज को खरीदना हो तो भी मुद्रा, अगर किसी चीज को बेचना हो तो भी मुद्रा के जरिए काम हो जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय में आएगा
अगर लघु उत्तरीय में आएगा तो सिर्फ हम लोग ये 6 पॉइंट लिख करके छोड़ देंगे। अगर आ गया लघु उत्तरीय में कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं तो ये बस 6 पॉइंट लिख करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में यही क्वेश्चन आता है तो ये 6 पॉइंट के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। क्रय और बिक्री दोनों में ही मध्यस्थता का काम यानी कि बीच का काम करती है। अब वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। यानी कि कोई भी सामान हमारे पास है उसको बेच करके मुद्रा प्राप्त कर लेंगे और फिर हम लोग दूसरा सामान उससे खरीद सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो है कि मुद्रा जो है वो मूल्य के मापक का कार्य करती है। मुद्रा क्या काम करती है? मूल्य के मापक का कार्य। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा के द्वारा वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना सरल हो गया है। ठीक है ना, यानी कि वस्तु के कारण ही क्या हो गया है? मूल्य का निर्धारण करना। सब कुछ तो आपको समझा ही दिया विस्तार से। ठीक है ना, बिना मूल्य के निर्धारण के विनिमय का कार्य उचित रूप से संपादित नहीं हो सकता है। तीसरा है विलंबित भुगतान का मान, यानी कि मुद्रा जो है वो विलंबित भुगतान का एक सरल माध्यम है जिससे उधार लेने और देने में क्या होता है? सुविधा होता है। चौथा है मूल्य का संचय। मुद्रा जो है वो नस्वान वस्तु की श्रेणी में आता है, मतलब मुद्रा कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मुद्रा सड़ जाएगा, मुद्रा खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुद्रा जो है वो नस्वान चीज है जिससे मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे जमा करके रखा जा सकता है। और अगला क्या है बाबू? मुद्रा जो है वो क्रय शक्ति का हस्तांतरण का कार्य करता है, यानी कि जब भी कोई वस्तु मुद्रा की मदद से अब किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति को बेच करके किसी दूसरे स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब क्या कर सकता है? एक स्थान पर अपनी संपत्ति को बेचेगा और दूसरे स्थान पर अपनी संपत्ति को खरीद सकता है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। और छठा है बाबू साख का आधार, यानी कि मुद्रा जो है वो साख के आधार के रूप में कार्य करता है, यानी कि मुद्रा जो है वो एक विश्वास के रूप में भी अब कार्य करता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया बाबू? हाँ, 6 लिख दीजिएगा ना तो ठीक रहेगा। सर 5 को लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो 5 लिख सकते हैं, लेकिन ये को काहेला छोड़िएगा, 5-6 लिख दीजिए। ठीक है ना, चलिए। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और आता है मुद्रा से संबंधित। 2023 में क्वेश्चन आया था कि मुद्रा के आने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ है। लगभग वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि मुद्रा के आ जाने से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है। अगर मुद्रा आ गया तो इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा, यही क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि मुद्रा के उद्भव से यानी कि मुद्रा के आने से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ हुआ, जिसमें पहला, मुद्रा से उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब मुद्रा के आ जाने से क्या होता है कि कोई भी आदमी अपनी इच्छा अनुसार वस्तु खरीद सकता है, जो इच्छा करे वो खरीद सकता है। साख का मतलब क्या होता है सर? बाबू साख का मतलब होता है विश्वास। कल बताए थे ना, अगर आप किसी को पैसा उधार दिए हैं, अगर कोई आपका दोस्त आपसे बोला कि हमको 100 रुपया उधार दो, 100 रुपया दे दिया, अगर वो आपको समय पर 100 रुपया लौटा दिया, यानी कि आपको अपने दोस्त पे भरोसा हो गया है, उसी को साख कहते हैं, यानी कि विश्वास उसी को कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? यहां तक सारे बच्चों को एकदम कंफर्म समझ में आ गया है? जरा जल्दी से बता दीजिए, यहां तक सारे बच्चों को एकदम कंफर्म समझ में आ गया है? क्लियर? चलिए, तो मुद्रा से उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं क्या कर सकता है? खरीद सकता है। मुद्रा जो है वो बहुत कम जगह ये लेती है और कहीं भी ले जाना आसान होता है। मुद्रा के आ जाने से क्या हो गया है? आप कहीं पर भी चले जाइए, मुद्रा को पैकेट में लेकर के, भाई बड़ा आसान होता है। ठीक है ना, मुद्रा को आप कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा का इस्तेमाल आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए किया जा सकता है। मुद्रा का इस्तेमाल कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है। मुद्रा जो है वो कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मुद्रा के आ जाने से बहुत फायदा है। आप पैसा का क्या क्या फायदा है ये तो खैर आप लोग तो अपना मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे हैं यही वाला आप ना बाबू लिख सकते हैं। उपभोक्ता मतलब क्या होता है सर? उपभोक्ता जैसे हम लोग सब लोग उपभोक्ता है, जो किसी वस्तु का उपभोग करे, जो किसी भी वस्तु का उपभोग करे उसको उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम इस शर्ट को हम पहने हुए हैं तो हम क्या हो गए? इस शर्ट के उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना बाबू, किसी भी वस्तु का उपभोग करना उपभोक्ता कहलाता है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब प्यारे बच्चों हम आप लोगों को यह चीज बताते हैं कि आखिर मुद्रा का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली तो हम लोग देख लिए, मुद्रा के बारे में थोड़ा सा समझ लिए, लेकिन अब देखेंगे पूरा प्रोसेस कि आखिर मुद्रा का आविष्कार हुआ कैसे। कैसे मुद्रा का आविष्कार धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे कैसे मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें मुद्रा के विकास का, कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना, हम किसका बात कर रहे हैं? मुद्रा के विकास का बात कर रहे हैं। हम मुद्रा के विकास का बात कर रहे हैं कि आखिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ। ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों अगर मुद्रा के विकास के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम आपको बता ही दिए कि सबसे पहला तो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे पहले क्या होता है? वस्तु विनिमय। तो सबसे पहले तो वस्तु विनिमय होता था, जो कि हम आप लोगों को बता दिए।
लेकिन वस्तु विनिमय में जब समस्या होने लगा लोगों को, जब लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई वस्तु विनिमय ठीक नहीं है और वस्तु विनिमय के जरिए ना बड़ा समस्या हो रहा है, तो लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा वस्तु को रख दिया जाए जो मुद्रा के रूप में काम करे। ठीक है ना। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ वस्तु को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे आज हम लोग नोट या सिक्का का इस्तेमाल करते हैं ना, उसके जगह पर लोग कुछ वस्तु को ही रख देते थे। जैसे मान लिया जाए कि पहले तो कुछ चलता नहीं था, चमड़ा तमड़ा का बहुत महत्व था, तो पहले लोग ना खाल या चमड़ा जिसको कहते हैं, तो चमड़ा को ही रख दिया, चमड़ा को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अनाज चाहिए तो उसके बदले में लो, तुम इतना चमड़ा हमसे ले लो। ठीक है ना। यानी कि चमड़ा का इस्तेमाल होने लगा मुद्रा के रूप में। जब पशुपालन युग आया तो पशुपालन युग में धीरे धीरे गाय भैंस का, बकरी का इस्तेमाल होने लगा मुद्रा के रूप में। ठीक है ना। जब मानव ने खेतीबाड़ी करना शुरू किया, जब कृषि का आविष्कार हुआ, तो लोग अनाज का उपयोग करने लगा मुद्रा के रूप में कि भाई कोई भी सामान हमको लेना है तो बदले में हम अनाज देंगे। ठीक है ना। कपड़ा खरीदना है अनाज देंगे, और कोई सामान खरीदना है तो बदले में अनाज देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से मुद्रा का आविष्कार हुआ। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। यानी कि सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। सबसे पहले कौन सा प्रणाली था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। ठीक है ना। दूसरा नंबर पे आता है ये वस्तु मुद्रा। दूसरा नंबर पे क्या आता है बाबू? वस्तु मुद्रा। लोगों ने वस्तु को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने वस्तु को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चमड़ा नहीं जानते हैं जी, गाय भैंस का चाहे किसी भी जानवर का जो खाल होता है, ऊपर वाला जो खाल है ना, इसी को चमड़ा कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो बाबू जब वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत होने लगा तो लोगों ने वस्तु मुद्रा निकाला। यानी कि किसी वस्तु को ही मुद्रा के रूप में क्या कर लिया, मान लिया, किसी वस्तु को ही कह दिया कि ये क्या है, मुद्रा है। लेकिन वस्तु से भी ना बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। लोगों ने कहा कि ना भाई इससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, कुछ और निकलना चाहिए जिससे कि और थोड़ा आसान हो। तब लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, तब धीरे 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 धातु मुद्रा का आविष्कार हुआ। एक कोई महंगा जो धातु होता था ना, उस पर इस तरीके से करके कलाकारी कर दिया जाता था। जो भी उस समय के शासन में राजा महाराजा होते थे, वो अपना इस पे दर्शा देते थे, और धातु को ही काट करके ना मुद्रा बनाया जाने लगा। ठीक है ना। तो पहले जब वस्तु मुद्रा फेल हुआ तो फिर धीरे धीरे धातु मुद्रा आ गया। यानी कि इसमें क्या होता था कि धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। कोई महंगा धातु जैसे पीतल हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना, चांदी हो गया, इस प्रकार के धातु का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखते हैं ना पहले के राजा महाराजा बड़ा सोना के सिक्का, चांदी के सिक्का चलाते थे। तो सिक्का से पहले ना बाबू इस प्रकार का धातु आया था। सिक्का से पहले क्या आया था? धातु आया था, ध्यान रखिएगा। तो धातु मुद्रा आया, और धातु मुद्रा के जरिए अब लोग विनिमय का कार्य करने लग गए। ठीक है ना। अब लोग क्या करने लग गए? धातु मुद्रा के जरिए विनिमय का कार्य करने लग गए, धातु मुद्रा के जरिए। लेकिन धातु मुद्रा से भी बड़ा दिक्कत होने लगा। जब धातु मुद्रा से भी दिक्कत होने लगा लोगों को, तब फिर लोगों ने कहा कि तब भाई ऐसा करते हैं, ये सब जो किसी किसी आकार का है, कोई चरखुट है, कोई आयताकार है, कोई इस प्रकार से अलग अलग साइज का है, अलग अलग तरीके का है, तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक तरह का रहेगा। यानी कि सिक्का कैसा रहेगा? गोल रहेगा। कैसा रहेगा? गोल रहेगा। तो बस इसी को अपडेट करके लोगों ने इसको गोल बना दिया और नाम दे दिया सिक्का। जो धातु मुद्रा है ना, इसी को बस गोल बना दिया गया और नाम क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया सिक्का। यानी कि अब जो है प्यारे बच्चों, वह सिक्का का प्रयोग होने लगा। जो धातु मुद्रा था, जहां पे धातु का प्रयोग हो रहा था, वहां पे अब क्या प्रयोग होने लगा? सिक्का का प्रयोग होने लगा। यानी कि लोग अब धातु को ही गोल गोल आकृति में काट करके उस पे अंकित कर देते थे कि इसका वैल्यू कितना है। जैसे आज तो भाई 1 रुपया का सिक्का चलता है, आज से पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा भी चलता था। ठीक है ना। 4 आना चलता था। आना बोलते हैं 25 पैसा को। ठीक है ना। 4 आना, 8 आना, 16 आना का 1 रुपया होता था। 16 आना का 1 रुपया होता था। ठीक है ना। जैसे कोई बोल दिया 4 आना, तो 4 आना कहने का मतलब हो गया 25 पैसा। ठीक है ना। 1 पैसा तक का भी सिक्का चलता था। लेकिन आज धीरे धीरे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्का, ये सिक्का भी 20 रुपया का भी सिक्का शायद अब निकल गया है। तो इस 100 रुपया का भी सिक्का निकला है, नया सिक्का हम देखे हैं। तो इस तरीके से ना सिक्का जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ते गया। सिक्का आज भी चल रहा है, आज भी हमारे मौजूदा जीवन में सिक्का है और सिक्का का महत्व भी है। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करके सिक्का का आविष्कार हुआ। इसमें सरकार का मुहर लगा होता है, सरकार के द्वारा यह वैलिड होता है, ध्यान रखना आप लोग। अब जब सिक्का से भी दिक्कत होने लगा लोगों को, दिक्कत क्या होने लगा कि भाई अगर मान लिया जाए कि किसी को 1 लाख रुपया देना है, किसी को 2 लाख रुपया देना है, तो उसको 4-5 बोड़ा सिक्का देना पड़ता था। अगर किसी को 1 लाख रुपया देना है ना, तो बेचारा गाड़ी लेकर के आता था कि भाई 5 बोड़ा सिक्का होगा, उसको ले जाना है। ठीक है ना। तो सिक्का से बड़ा दिक्कत होने लगा कि सिक्का, पहला बात तो कि भारी होता था, दूसरा बात कि एक जगह से दूसरे जगह पे उसको ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। आज भी देखते हैं, अगर पैकेट में आपका 20-25 को सिक्का आ जाए ना, तो आपको बड़ा अंदर से ये लगेगा ना कि भाई कहां से आ गया है 20-25 को सिक्का, कहां से? ये सब ना आप लोग ध्यान रखिएगा, कहां से आ गया है 20-25 को सिक्का, ये सब बड़ा दिक्कत होता था।
धीरे धीरे करके सिक्का से लोगों को जब दिक्कत होने लगा तो लोगों ने कहा कि तो भाई ऐसा करते हैं, सिक्का की जगह कागज का नोट निकलना चाहिए। तो धीरे धीरे करके कागज का नोट निकला और कागज के नोट को ही क्या कहते हैं, पत्र मुद्रा कहते हैं। तो कागज के नोट को ही पत्र मुद्रा कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कागज के नोट को ही क्या कहा जाता है, पत्र मुद्रा कहा जाता है। तो बाबू जब सिक्का से दिक्कत होने लगा तो लोगों ने क्या निकाला, पत्र मुद्रा यानी कि नोट निकाला, इसको कागजी नोट कहते हैं। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में ये जो नोट है यह केंद्रीय बैंक के द्वारा यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा निकाला जाता है। आप देखते होंगे नोट के ऊपर में ना एक बैंक का नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखिएगा कि वही बैंक अधिकृत है नोट छापने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सिर्फ नोट को छाप सकती है और कोई भी बैंक नहीं। और भारत में जितने भी सारे बैंक आप लोग देखते हैं, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, चाहे जो भी बैंक, ये जितना भी बैंक है ना, इस सब का सबसे ऊपर वाला जो मालिक होता है वो कौन है, सभी बैंक का मालिक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी बैंक का मालिक जिसको कह सकते हैं ना रिजर्व। नहीं बाबू ये सब लिखना नहीं है, ये सब समझना है सिर्फ, आप लोग फालतू का टेंशन ले लेते हो, ठीक है ना। ये सब लिखना नहीं है, आप लोग बस इसको समझिए सिर्फ। चेक क्या होता है बाबू उसके बारे में भी बताएंगे, वहां पर भी आएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाइए ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। पहले नीचे से सीढ़ी चढ़िएगा कि डायरेक्ट ऊपर ही चल जाइएगा। तो समझिएगा जरा ध्यान से। तो ये जो पत्र मुद्रा है इसको जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी नोट है। लेकिन 1 रुपया के नोट की अगर बात किया जाए तो 1 रुपया का नोट जो है वो कौन जारी करता है, भारतीय वित्त विभाग जारी करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बोले 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट, तो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय। आप लोग 1 रुपया का नोट देखे हैं? सिक्का तो सब लोग देखे होंगे, 1 रुपया का नोट आप लोग देखे हैं, वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी जितना नोट हो गया, 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 500 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, ये जितना भी आप लोग देखते हैं ना, ये सब के सब नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन 1 रुपया का जो नोट है वह वित्त मंत्रालय, भारत के जो वित्त मंत्रालय है ना, उनके द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सरकार जो है वो नोट जारी करती है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नकली नोट छापते हैं, तो नकली नोट वाले पकड़ाते हैं। यानी कि भारत का जो नोट है या फिर किसी भी देश का नोट है, तो वो वहां के सरकारी व्यवस्था के द्वारा छापा जाता है, सरकारी व्यवस्था के द्वारा चलाया जाता है। कोई आम आदमी नोट नहीं छाप सकता है। आए दिन लोग क्या करते हैं, कॉपी करने का प्रयास करते हैं कि नोटें छाप लेंगे। तो नोट छाप लेंगे तो जाइए जेल में, वहां सरकार आपके लिए जेल छाप के बैठा है पहले से। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से प्यारे बच्चों पत्र मुद्रा क्या हुआ, धीरे धीरे आया। अब पत्र मुद्रा लोगों के सामने आया, पत्र मुद्रा से बहुत सहूलियत मिला, पत्र मुद्रा से बड़ा काम आसान हो गया, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना मुश्किल हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत समस्या पत्र मुद्रा में लोगों को आ रहा था। क्या पत्र मुद्रा में समस्या आ रहा था कि भाई पहले सबसे बड़ा समस्या तो यही था कि अगर किसी को 10 लाख रुपया देना है तो पैकेट में ले जा करके, चाहे झोला में ले जा करके आप पैसा पहुंचाते थे। पता चलता था कि बीच रस्तैये में ना आदमी बंदूक भिड़ा के छीन लिया। होता था कि नहीं होता था? भारत का वित्त मंत्री कौन है, नहीं पता? निर्मला सीतारमन। भारत का वित्त मंत्री कौन है बाबू? निर्मला सीतारमन। ठीक है ना? नहीं बाबू, इसमें साधारण पेपर नहीं होता है। साधारण पेपर को आप पानी में छोड़ दीजिए, सारा लिखा हुआ खत्म हो जाएगा। नोट को आप पानी में छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। पानी में से 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 2-4 दिन पानी में आप डाल करके छोड़ दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, 10 का 10 नोट रहेगा। इसमें पेपर अलग होता है। ठीक है ना? ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोगों को दिक्कत होने लगा कि भाई अगर ढेर सारा रुपया अगर किसी को ले जा करके देना है तो जान का भी खतरा बना हुआ रहता था। तो नोट से ना ये समस्या होने लग गया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी को 10 लाख रुपया देना है तो आपको ना बड़ा देने में डर लगता था कि भाई एक तो ले जाने में दिक्कत, दूसरा जान का दिक्कत कि कोई रास्ता में मार उड़ के छीन लेगा, तीसरा गिनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था कि भाई गिन रहे हैं 10 मिनट में उसको गिने, पता चला कि एगो नोट गड़बड़ा गया, तो फिर उसको दोबारा गिने, फिर गिन रहे, फिर दोबारा गिने। ध्यान रखिएगा। अच्छा, नोट से याद आया, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, एक मोटिवेशनल लाइन है कि आप लोगों का पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन उतना होना चाहिए, आप लोगों का पढ़ाई पर कंसंट्रेशन उतना होना चाहिए जितना कंसंट्रेशन नोट गिनने वाले को नोट गिनने पर होता है। नोट गिनने वाले व्यक्ति को देखते हैं एकदम गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, बगल में से कोई हल्ला करेगा तो उसको बोल देगा है शांत रहो अभी, 10 11 12 13 14। अरे बोलते हैं ना यार शांत रहो, यहाँ गड़बड़ा जाएंगे, शांत रहो अभी, 14 15 16 17। मतलब इतना कंसंट्रेशन पावर होता है कि जरा सा कोई हल्ला करे बर्दाश्त नहीं होता है। तो आपका
जो पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ। नोट गिनने जितना कंसंट्रेशन आपके पढ़ाई में अगर आ गया ना, तो आप बहुत आगे तक चले जाइएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पत्र मुद्रा से भी क्या होने लगा, बहुत समस्या होने लगा। एक तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समस्या, और बहुत तरह का समस्या होने लग गया, जान माल का भी क्षति होता था। तो इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब अगर किसी को 10-20 लाख 50 लाख रुपया देना है तो कितना रुपया गिनते रहेंगे, बहुत दिक्कत होता था, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों ने कहा कि ना, कुछ और उपाय निकाला जाए। तो भाई बैंकों के द्वारा उपाय निकला। बैंक क्या किया, चेक का माध्यम आ गया। चेक को ही बोलते हैं साख मुद्रा। अब क्या होता है कि सीधे चेक फाड़ करके दे दीजिए और वो चेक जो है वो किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बस चेक फाड़ करके दे देना है। वो चेक जो है वो कोई बैंक में ले जाकर क्या करेगा, भंजा लेगा। साख का मतलब होता है विश्वास, यानी कि आपको अब क्या करना है, बैंक जो है ना वो आपको साख पत्र देती है, यानी कि चेक देती है। बैंक आपको चेक देती है, आप ही का अकाउंट रहेगा। बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं ना, उस अकाउंट का चेक आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों को अपने अकाउंट का चेक मिल जाए, तो अगर आपको किसी को 1 लाख रुपया देना हो, अगर किसी को 1 लाख रुपया देना हो, तो अगर किसी को हमें 1 लाख रुपया देना है, तो हम उसको ये पैसा ना दे करके जो हमारे अकाउंट का चेक है उस पर लिख देंगे फलना आदमी को 1 लाख रुपया देना है। मतलब ऊपर में नाम लिख देंगे किस आदमी, जैसे मान लिया जाए कि हमको देना है विक्रम कुमार को, तो हम ऊपर में लिख दिए विक्रम कुमार, ठीक है ना। उसके नीचे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना, उसके नीचे हम लोग लिख देंगे कितना रुपया देना है। जैसे चेक का शायद फोटो होगा, हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, बड़ा नहीं है, छोटा है, पता नहीं चलेगा। तो सबसे ऊपर में नाम लिख दिए, नीचे पैसा लिख दिए, कितना पैसा देना है उसको अंक में भी लिख दिए, और फिर नीचे अपना सिग्नेचर करके दे दिए, ठीक है ना। वही सिग्नेचर करेंगे जो बैंक में खाता खुलवाते समय सिग्नेचर किए थे। अलग सिग्नेचर करिएगा तो मैच नहीं करेगा, आपका पैसा नहीं भंजेगा, ठीक है। तो बाबू चेक जो है वो भर करके पीछे अकाउंट नंबर, चेक के पीछे अकाउंट नंबर लिख दीजिए, उस अकाउंट में आपका पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बड़ा आसान हो गया, ठीक है ना। अभी चेक चलता है, चेक से पहले चलता था हुंडी, चेक से पहले ना हुंडी चलता था, ध्यान रखिएगा। तो साख मुद्रा का उपयोग होने लगा आधुनिक समय में चेक या हुंडी का। ये देखिए चेक होता था, ये देखिए हुंडी होता था, मतलब चेक का ही एक प्रकार था हुंडी। लेकिन धीरे धीरे करके हुंडी जो है वो खत्म हो गया, हुंडी के बदले में क्या आ गया, अब चेक आ गया है, ठीक है ना। इसके जरिए क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय लेन देन भी होता है, व्यापार ये सब करने में भी सुविधा होता है, ठीक है ना। और धातु मुद्रा हो गया, चाहे सिक्का हो गया, चाहे पत्र मुद्रा यानी कि नोट हो गया, उन सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब किसका किया जाने लगा, चेक का किया जाने लगा। उन सबों से ज्यादा जो है वो अब किसका हो गया, चेक का बातचीत होने लग गया, ठीक है ना। अब चेक के माध्यम से लोग क्या करने लग गए, काम करने लग गए, ठीक है ना। अब लोग क्या करने लग गए, चेक के माध्यम से काम करना शुरू कर दिए। क्लियर हो गया बाबू। अब क्या हो गया, चेक के माध्यम से काम करने शुरू कर दिए। क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, लेकिन अब चेक से भी बड़ा दिक्कत होने लग गया। कहिएगा सर अब क्या दिक्कत होने लग गया, दिक्कत ये होने लग गया कि चेक के माध्यम से ना, अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी दिल्ली रहता है, हम रहते हैं बिहार, ठीक है ना, हमको उसको पैसा भेजना है, वो कैसे जाएगा, चेक के माध्यम से भी देंगे तो चेक उसको ले जाकर के पहुंचाना पड़ेगा, या फिर चेक भर करके और चेक को यहाँ डाक से भेजना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत होता था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए चेक से भी अब दिक्कत होने लग गया है, तो कुछ इसका भी उपाय निकलना चाहिए। ठीक है ना। तो जब लोगों को चेक से भी दिक्कत होने लग गया प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ, प्लास्टिक मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्लास्टिक मुद्रा में एटीएम कार्ड का आविष्कार हुआ। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं, तो इस तरीके से एटीएम कार्ड का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है ना। तो अब एटीएम कार्ड से क्या हुआ कि अगर भाई अकाउंट हमारा कहीं भी रहे, अगर पैकेट में एटीएम कार्ड है तो भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के पैसा हम निकाल सकते हैं। अब पैसा लेकर के घूमने का जरूरत नहीं है, जहां जाएंगे वही पैसा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या हो गया, बड़ा आसान हो गया, बड़ा सुविधा हो गया प्लास्टिक मुद्रा के माध्यम से, ठीक है ना। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, इसके बारे में ना हम आपको बड़े विस्तार से अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। आज हम आपको मुद्रा के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताएं, ठीक है, किस तरीके से मुद्रा का आविष्कार हुआ, ठीक है ना, धीरे धीरे करके कैसे एटीएम का ये सब का आविष्कार हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताते गए, ठीक है ना। बाकी फिर प्यारे बच्चों मिलते हैं हम आप लोगों से कल, ठीक है ना, कल आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, और फिर हम आज शाम वाली क्लास में आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। आज आपका बायोलॉजी का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बायोलॉजी का नहीं, फिजिक्स का 3रा नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।